पति और पत्नी के बीच में जब कोई केस कोर्ट में पहुँचता है, तो उसमें सबसे पहला इश्यू होता है कि पत्नी को मेंटेनेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। केस कोई-सा भी हो सकता है, चाहे वो डाइवोर्स का केस हो, चाहे 125 मेंटेनेंस का केस हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो। अब ये केस पति ने किया है या पत्नी ने किया है, इस पर भी जो है ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारा मेन कंसर्न है वो ये कि क्या पत्नी को मेंटेनेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? और अगर मिलना चाहिए तो किन ग्राउंड्स पर पत्नी को मेंटेनेंस मिलता है? आखिर किन चीज़ों को कोर्ट देखती है? क्या डिस्क्रिशन कोर्ट जो है अप्लाई करती है? और उस डिस्क्रिशन को यूज़ करते हुए कैसे कोर्ट डिसाइड करती है कि मेंटेनेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? और अगर मिलना भी चाहिए तो कितना अमाउंट जो है मिलना चाहिए? सो बेसिकली इन सभी चीज़ों को हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रूआउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग ओवर द सिचुएशन। देखो बेसिकली क्या होता है कि हर एक केस में 2 सिचुएशंस होती हैं। एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें पत्नी अपने आप को मेंटेन करने में कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है। वो ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है, उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं है, जहाँ से उसको इनकम की ज़्यादा संभावना हो। तो इन सभी सिचुएशंस में क्या होता है कि पत्नी अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर वो बेसिकली कोर्ट से मेंटेनेंस माँगती है। लेकिन दूसरी सिचुएशन ऐसी भी होती है कहीं-कहीं जहाँ पर पत्नी वेल क्वालिफ़ाइड है, ज़्यादा पढ़ी-लिखी है और कैपेबल भी है कमाने में और कमाती भी है, अच्छा खासा अमाउंट वो कमाती है। लेकिन इस सिचुएशन में भी वो कोर्ट से मेंटेनेंस को क्लेम करती है। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या इन दोनों सिचुएशंस में कोर्ट मेंटेनेंस को अलाउ करेगा? लिए इन दोनों सिचुएशंस में मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको समझने के लिए हमको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना पड़ेगा। उसके बाद हम फिर इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ये पॉइंट क्या है पहले इसको समझते हैं। अलग होने के बाद पति और पत्नी के लिविंग स्टैंडर्ड में बेसिकली क्या डिफरेंस आया है, इसको सबसे पहले कोर्ट जो है नोटिस करती है। अगर सपोज़ करो कि पत्नी के लिविंग स्टैंडर्ड में थोड़ा-सा भी डिग्रेडेशन हुआ है, अगर पत्नी का जो है लिविंग स्टैंडर्ड है, वो पहले के लिविंग स्टैंडर्ड से अगर नीचे गया है, तो कोर्ट यहाँ पर इसको ध्यान में रखकर उसको मेंटेनेंस अलाउ करती है। यहाँ पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि पत्नी कमा रही है या नहीं कमा रही है, पत्नी कैपेबल है या नहीं कैपेबल है। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है लिविंग स्टैंडर्ड का। अगर पत्नी जो है ससुराल में रहते हुए एक हाई लिविंग स्टैंडर्ड में अपने जीवन को बिता रही थी और अलग होने के बाद उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लो हो गया है, तो उस लिविंग स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए कोर्ट मेंटेनेंस अलाउ करेगी। ये हर एक केस में फैक्ट होता है। लेकिन हर एक केस में सिर्फ यही एक पॉइंट नहीं है जिसके आधार पर मेंटेनेंस को डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कोर्ट कंसीडर करती है, जो कोर्ट देखती है। सो बेसिकली और दूसरे फैक्टर्स क्या हैं, इन सभी पर हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ सके किन फैक्टर्स के आधार पर आपका मेंटेनेंस अलाउ किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर सपोज़ करो कि पत्नी सक्षम नहीं है, पत्नी अपने आप को मेंटेन करने में कैपेबल नहीं है, वो ज़्यादा पढ़ी-लिखी भी नहीं है, तो क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेंटेनेंस मिलेगा? यहाँ पर आपको समझना होगा कि मेंटेनेंस का मेन पर्पज़ ही होता है कि जो दूसरा पार्टनर है उसको आप इतना सक्षम बना सकें ताकि वो अपने केस को लड़ सके और अपनी लाइफ़ को प्रॉपर तरीके से स्पेंड कर सके। अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को छोड़ देता है या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से जब अलग हो जाता है बिना किसी वैलिड ग्राउंड के, तो यहाँ पर उस पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दूसरे पार्टनर को, जो कैपेबल नहीं है अपने आप को मेंटेन करने में, जो ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है, सक्षम नहीं है, वो उसको मेंटेनेंस दे और उसको वो मेंटेन करे। केस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पति हो या पत्नी, अगर विदाउट एनी प्रॉपर रीज़न अगर कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को छोड़ता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें हिंदू मैरिज में, तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 और सेक्शन 24 में ये प्रोविज़न है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से मेंटेनेंस को क्लेम कर सकता है। चाहे वो इंटरिम मेंटेनेंस हो या चाहे वो परमानेंट मेंटेनेंस हो। अगर कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो उस केस के डिसाइड होने के दौरान जो भी मेंटेनेंस पर खर्च आता है उसको हम इंटरिम मेंटेनेंस बोलते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से इंटरिम मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है और सेक्शन 25 में वो परमानेंट मेंटेनेंस क्लेम करता है। इन दोनों ही सेक्शंस में, चाहे वो सेक्शन 24 हो, चाहे सेक्शन 25 हो हिंदू मैरिज एक्ट का, इसमें पति या पत्नी कोई भी जो कैपेबल नहीं है, वो अपने दूसरे पार्टनर से मेंटेनेंस को क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें सीआरपीसी के सेक्शन 125 के बारे में,
तो 125 बेसिकली वाइफ को पावर देता है कि अगर वाइफ कैपेबल नहीं है अपने आप को मेंटेन करने में या सक्षम नहीं है, तब वो अपने पति से जो है मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है। अगर पति ने उसको विदाउट किसी रीज़नेबल ग्राउंड के क्विट कर दिया है, रिफ्यूज़ कर दिया है, उसको मेंटेनेंस देने से मना कर दिया है या उसको मेंटेन नहीं कर रहा है, तो सेक्शन 125 सीआरपीसी में वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अब नया कानून आ गया है भारतीय न्याय संहिता, तो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 144 में वाइफ के पास ये अधिकार है कि वो अपने पति से मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है, तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी पत्नी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है। अगर वो कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है, ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है, तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इस तरह से आपको ये पहली सिचुएशन समझ में आ गई होगी कि अगर कोई पार्टनर कैपेबल नहीं है अपने आप को मेंटेन करने में, तो वो मेंटेनेंस को क्लेम कर सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपनी दूसरी सिचुएशन के बारे में। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर सपोज़ करो कि पत्नी कैपेबल है, अपने आप को मेंटेन कर सकती है, वो पढ़ी-लिखी है और कमाती भी है, तो क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है? इसके लिए हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस समझेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्लियर किया था कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेंटेनेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इस केस का नाम है ममता जायसवाल वर्सेस राजेश जायसवाल। अब इस केस में क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। पति पेशे से इंजीनियर होता है और जो पत्नी होती है वो एक लेक्चरर होती है किसी कॉलेज में। शादी के कुछ साल बाद पति अपनी पत्नी पर क्रुएल्टी के आधार पर एक डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करता है। इस डाइवोर्स के केस में पत्नी का आर्गुमेंट होता है कि मैं पहले काम करती थी लेकिन अभी मैं काम नहीं करती हूँ, इसलिए मुझको इंटरिम मेंटेनेंस चाहिए। और साथ ही साथ इस केस की हियरिंग को अटेंड करने के लिए मुझे और मेरे साथ किसी और एक व्यक्ति का जो एक्सपेंस है आने-जाने का, वो भी मिलना चाहिए। सो कोर्ट बेसिकली यहाँ पर पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ कर देती है, लेकिन जो आने-जाने का एक्सपेंस है वो सिर्फ़ पत्नी का अलाउ करती है। उसके साथ आने वाले किसी व्यक्ति का जो आने-जाने का एक्सपेंस है उसको अलाउ नहीं करती है। सो बेसिकली इस ऑर्डर के खिलाफ पत्नी पहुँच जाती है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में एक रिवीजन पिटीशन फाइल करती है और उस रिवीजन पिटीशन में ये बोलती है हाई कोर्ट से कि मुझे साथ में आने-जाने के लिए किसी एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है, तो उस व्यक्ति के जो आने-जाने का एक्सपेंस है, उसको भी कोर्ट अलाउ कर दे। इस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए फिर हाई कोर्ट कुछ पॉइंट्स को डिसाइड करता है। जैसे कि क्या इस सिचुएशन में पत्नी को मेंटेनेंस मिलना चाहिए? क्या पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस मिलना चाहिए? क्या पत्नी यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आने-जाने का भी एक्सपेंसेस माँग सकती है? इन सभी पॉइंट्स पर कोर्ट अपना डिसीजन सुनाता है। हाई कोर्ट अपनी जजमेंट में पत्नी की रिवीजन पिटीशन को डिसमिस कर देता है और पिटीशन को डिसमिस करते हुए 5 ऐसे पॉइंट्स बताता है, जिसके आधार पर मेंटेनेंस को अलाउ करना चाहिए। अब ये सभी 5 पॉइंट्स क्या हैं, इसको हम वन बाय वन करके समझते हैं। अपने पहले पॉइंट में हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला सक्षम है अपने आप को मेंटेन करने में, अगर वो एजुकेटेड है, कैपेबल है मेंटेन करने में अपने आप को, पढ़ी-लिखी है, कमा सकती है, तो इस तरह से इन महिलाओं को उन दूसरी महिलाओं से कंपेयर नहीं कर सकते, जो अपने आप को मेंटेन करने में कैपेबल नहीं है, जो ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, नौकरी नहीं कर सकती हैं, तो हम इस तरह से इन दोनों महिलाओं को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर कोई महिला कैपेबल नहीं है तो उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, लेकिन वो महिला जो कैपेबल है अपने आप को मेंटेन कर सकती है और कमा सकती है, उनको मेंटेनेंस अलाउ नहीं किया जा सकता। मैं दूसरे पॉइंट में हाई कोर्ट ने कहा कि अगर हम कैपेबल महिलाओं को भी अगर मेंटेनेंस अलाउ करेंगे, तो ये एक तरीके से प्रैक्टिस बन जाएगा। इसके बाद हर एक कोर्ट जो है, हर एक महिला को मेंटेनेंस अलाउ करना शुरू कर देगा, जो कि एक सोसाइटी के लिए सही नहीं है। अगर कोई महिला कैपेबल है, वो कमा सकती है, तो अपने आप को मेंटेन कर सकती है, तो उनको मेंटेनेंस को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। अदरवाइज़ जो है, ये एक प्रैक्टिस बन जाएगी और ये प्रैक्टिस जो है सोसाइटी पर गलत इम्पैक्ट डालेगी। ये दूसरा पॉइंट था हाई कोर्ट का। तीसरे पॉइंट में हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कैपेबल महिलाओं को भी मेंटेनेंस अलाउ किया गया, तो जो ये प्रोसीडिंग्स हैं, जो केसेज़ हैं ये कभी खत्म नहीं होंगे। जो सक्षम महिलाएँ हैं, वो काम कभी नहीं करना चाहेंगी और इसी तरीके से केस चलता रहेगा और वो इंटरिम मेंटेनेंस के नाम से पति से पैसा लेती रहेंगी। तो इस तरह से केस काफ़ी लंबा खिंचेगा और केस में कोई जो है रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा। चौथे पॉइंट में हाई कोर्ट ने कहा कि इससे जो हस्बैंड है, उस पर भी एक बर्डन पड़ेगा। जो हस्बैंड है, उस पर ऑलरेडी काफ़ी लोग डिपेंडेंट्स होते हैं। उसके मदर हैं, फादर हैं या जो उसके सिबलिंग्स हैं, वो सब डिपेंडेंट होते हैं। अगर ऐसी पत्नियों को जो कैपेबल हैं और अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं, अगर हस्बैंड उनको भी मेंटेनेंस देगा, तो ये हस्बैंड पर एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मेंटेनेंस अलाउ नहीं करना चाहिए।
और अपने 5वें पॉइंट में हाई कोर्ट ने कहा कि अगर केसेज़ इस तरह से काफ़ी लंबे चलेंगे तो इसका जो बच्चे हैं उन पर भी काफ़ी गलत प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से हाई कोर्ट ने इस केस में कहा कि उन पत्नियों को या उन महिलाओं को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए जो पढ़ी-लिखी हैं, नौकरी कर सकती हैं और अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं। सो आई होप अब आपको यहाँ पर बेसिकली समझ में आ गया होगा कि उन पर्टिकुलर केसेस में जहाँ पर जो पत्नियाँ हैं वो कैपेबल हैं और अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं, उनको मेंटेनेंस कोर्ट अलाउ नहीं करती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।